वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान। अगेन एक Q&A सेशन करते हैं जिसके अंदर अगेन आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करूँ कि उनको जल्दी जो है ना जितना पॉसिबल हो सकता है डिटेल के साथ आप लोगों को बता सकूँ, समझा सकूँ। अगेन क्वेश्चन मैंने मोस्टली वही लिए हैं जो कि मिलते जुलते थे। अब कई ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ही मिलते जुलते हैं। जिस तरह पहला क्वेश्चन है कि मतलब हमें एंग्जाइटी होती है, हमें डर लगता है हम सफोकेट कर जाएंगे, या इसी तरह एक और डर होता है हम वोमिट कर जाएंगे। ये बड़े कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेट करते हैं एक तरीके से, क्योंकि ड्यूरिंग पैनिक अटैक ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही होती हैं। सफोकेशन तो बिल्कुल, जिस इंसान को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और जिसको ज़िंदगी में कभी पैनिक अटैक आया है, उनको ये पता है कि इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे साथ मसला होता है वो ब्रीथिंग का होता है। हमें लगता है हम सफोकेट कर रहे हैं और सांस नहीं आ रहा। अब होता क्या है बेसिकली इसके अंदर अब दोनों जो है ना, जो वॉमिट फियर कई लोगों के साथ होता है ना, वो नोजिया बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, वो उसके अंदर होते हैं। अब ये दोनों रिलेट इस तरह करते हैं, आपका अगर जब एंग्जाइटी के अंदर आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर्ड हुई होती है, आपका जो स्टोमिक है, ठीक है, वो मोस्टली, मेरा तो अपनी बात करूँ तो वो ब्लोटेड में बहुत ज़्यादा रहता था। ब्लोटेड रहते हैं या हमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं या रिफ्लेक्सेस जो है ना वो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, और वो हमें ऐसा लगता है हम अभी जो है ना उल्टी कर देंगे या कुछ भी हो जाएगा। और या अगर वो नहीं हो रहा होगा तो एक अजीब सा नोजिया सा जो है ना वो क्रिएट रहेगा। और इसी के अंदर समटाइम्स आप कभी ओवर ईट कर दें या कुछ इस तरह हो जाए, आपकी तबीयत ऐसी हो सकती है कि आप हल्का बोझलपन आ जाता है, जिसे कहते हैं बड़ी यार बोझल तबीयत है, उसके अंदर आपको सांस ऐसे फील होगा खींच के लेना पड़ रहा है। अगर आप पैनिक डिसऑर्डर के अंदर हैं और आपके साथ, और ये बड़ी नॉर्मल है, ये इतनी यार गोलियां नहीं मिलती हैं, कोई हाजमुला टाइप की, डायगेस टाइप की, इस तरह की लोग इसीलिए लेते हैं ना क्योंकि ये इश्यूज़ रहते हैं लोगों के साथ। तो जिस वक्त आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उस वक्त आप हर चीज़ से पैनिक कर जाते हैं। इवन कि आपके साथ अगर इस तरह की कोई टेम्परली ब्लोटिंग भी अगर होगी तो आप पैनिक कर सकते हो, और उसके अंदर आपके साथ फिर यही मसला होगा। अब उसके अंदर हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज़ खाई हो, स्टोमिक पे हैवी चली गई हो, रिफ्लेक्सेस हुए हों, और वो थोड़ा सा, मैं हमेशा जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि सलाम भाई सांस नहीं है, और मैं सिर्फ यही बोलता हूँ आपको सांस बिल्कुल ठीक आ रहा है। नो, आपको लग रहा है कि आपको खींच के सांस लेना पड़ रहा है, बिल्कुल इसी तरह, पर आपका सांस बिल्कुल ठीक है। मुझे शदीद पैनिक के अंदर भी जिस टाइम मुझे लगता था मुझे सांस ही नहीं आ रहा, मुझे किसी ने उधर डॉक्टर ने किसी ने कोई ऑक्सीजन नहीं लगाई, मैं जिस टाइम मैं एमरजेंसीज में जाता, क्योंकि सांस मेरा बिल्कुल ठीक था। वो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं शदीद एंशियस हूँ उस टाइम, तो इसलिए पैनिक में हमें अक्सर ये लगता है, बट आपके सांस को कोई इशू नहीं होता। अनलेस और अनटिल कई लोगों के साथ अगर कोई एस्थमिक इश्यूज़ हैं तो उसको वो अलग बिल्कुल जाके दिखाएं, पर ड्यूरिंग पैनिक अटैक आपका ऐसा लगे कि आपको सांस नहीं आ रहा तो इट्स नॉर्मल। आपको सांस बिल्कुल ठीक आ रहा होता है पर आप डरे होते हैं, बेसिकली शदीद एंशियस होते हैं। तो उस वक्त आपको ये लगे कि मैं सफोकेट कर जाऊँगा, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा खुद से कॉप करना है। कोई नहीं, 5 सांस ठीक आ रहा है, थोड़ा सा टाइम है, बल्कि अगर सांस खींच के अब तो ले ही रहे हो ना, थोड़ा सा काम करो, सांस पे ही फोकस ले जाओ। 5 मिनट भी रख लोगे ना, जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो पेड़ है वो निकल जाएगा, आपका वो डर ख़त्म हो जाएगा। सेम विद द नोजिया, हम जो है, मैं जिस तरह हमेशा का आपको IBS या GERD का इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कि क्रॉनिक इश्यूज़ हैं और ये एंग्जाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये हो जाते हैं, क्योंकि स्टोमिक इतनी देर तक डिस्टर्ब रहता है और उसके बाद एक वो क्रॉनिक एक सिंड्रोम सा वो बन जाता है हमारा ना। तो अब इसके अंदर भी यही चीज़ है कि आपने एक तो अपनी डाइट ठीक करनी। आप हम समटाइम्स यार, कुछ लोग में कहते हैं हम तो खाते ही कुछ नहीं है, एपिटाइट एंग्जाइटी हुई।
वो भी गलत है। कभी अब देखना, आप अगर ओवर ईट करके कोई मतलब बादी चीज़ें खा जाएंगे, आपको तब भी गैस्ट्रिक इशू होगा। अगर आपका मैदा पूरा दिन खाली रहे, उसके अंदर भी गैस ही बढ़ती है। तो दोनों के अंदर आपके हालात सेम ही जगह रहते हैं। तो आपको ख्याल ये रखना है, थोड़ा थोड़ा खाएं और अच्छा खाएं। फ्रूट्स लें, जूसेस लें, मतलब ये चीज़ें आप रेगुलर अपने आप को, ये फ्लूइड आपको अपने जिस्म को देना है। खाते हैं, थोड़ी सी वॉक कर ली। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके लिए कोई आपको बड़ा कोई बैठ के कोई वो कारनामे नहीं करने। सिर्फ इसको अगेन, हमें आदत होती है, हमें बुखार हुआ यार बस पैराडोल वगैरह इस तरह की कोई दवाई खाइए ना उतर जाए। अनफॉर्चुनेटली आपका कोई साइकाट्रिक इशू हो, जिसको हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन कहें, या इवन कि आपका कोई स्टोमिक इशू हो, ये दोनों चीज़ें आपके कभी देखना, आपको जो स्टोमिक की जब मेडिसिन देंगे वो ज़रा ज़्यादा अरसे के लिए देनी पड़ती हैं, क्योंकि स्टोमिक ज़रा आहिस्ता रिकवर करता है। इसी तरह ही साइकोटिक जब होती हैं वो भी बहुत आहिस्ता सा 2-3 महीने बाद जाके वो जो है ना एडजस्ट होती हैं आपके सेरोटोनिन वगैरह। तो इनको टाइम दिया करो, और उस टाइम के दौरान जिस टाइम भी आप कोई अगर मेंटल हेल्थ के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो, या कहते हैं स्टोमिक के लिए मेडिसिन ले रहे हो, प्लीज़ वो जो जितना भी टाइम है उसके अंदर आपने अपनी लाइफ को जो है, अपनी रूटीन को ठीक लाजमी करना है। दही लें, फ्रूट्स लें, ख्याल रखें, हल्की वॉक की, मील थोड़े लेके, जब भी मील लिया हल्की सी वॉक कर ली, ये इतना ही इनफ है। स्ट्रेसेस हैं उनको आहिस्ता खुद देखा कि किस तरह मैं माइंडफुल रह सकता हूँ। थोड़ा सा आहिस्ता ये बड़े छोटे से तरीके हैं, वो करते जाएं। मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं आप माइंडफुलनेस के ऊपर। आप माइंडफुल रहना शुरू करें, थोड़ी 5-5, 10-10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर ली, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ट्रस्ट मी, वीक और 2 वीक्स आप ये अपना थोड़ा सा ये वाला काम करना शुरू करना है। आपका जो एंशियस लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, वो नीचे आना शुरू होगा। आपके ये फोबियाज जो क्रिएट हो गए हुए हैं, ये खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो ये हो कि वोमिट हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, चाहे वो आपकी सफोकेटिंग का इशू हो, क्योंकि मोस्टली ये आपके स्टोमिक पर ही डिपेंड करते हैं। तो अपनी इसका ख्याल रखना शुरू करें। और आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इवन कि किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो अमूमन आपको अगर कोई साइकोटिक दवाइयाँ देगा ना, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह देगा साथ, अमूमन वो स्टोमिक के लिए भी दे देते हैं, क्योंकि स्टोमिक यूजुअली ख़राब ही रहता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन था कि एंजाइटी जाकर वापस क्यों आती है, मतलब कई दफ़ा महीनों चले जाती है। इसका भी मैंने बड़ी दफ़ा, अगेन क्वेश्चन मुझे स्टिल अभी भी इस तरह इससे बड़े रिलेटेड रहते हैं, पर बड़ी दफ़ा मैंने एक चीज़ बताई है, एंजाइटी जो है वो हमारा हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से, ठीक है। आप चीज़ें फील ना करो, आपको क्या एंजाइटी होनी, हम चीज़ों को फील करते हैं बहुत ज़्यादा, और हम बोर्न ऐसे हैं। अब जिस टाइम एक दफ़ा एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है ना, तो वो हमारे सिस्टम के अंदर आ जाती। मैंने तो इतना देखा, मुझसे ऐसे कोई पूछे ना, असलाम हर वक्त ये पूछते हैं, असलाम भाई पूरी तरह रिकवर हुए हैं आप। देखो पूरी तरह रिकवर होना क्या होता है, मुझे पता है मेरे साथ एक इशू है, मैं एक हाइपर सेंसिटिव आदमी हूँ, ठीक है। मुझे पता है मैं चीज़ें ज़्यादा फील करता हूँ। मेरी लाइफ में कोई मिसहैप हो, मेरे भाई बहन जो घर वाले हैं वो उसको एक आधे दिन के अंदर कोप कर लेंगे, मेरे जैसे बंद मुझे 2 हफ्ते लग जाते हैं। स्टिल मैं भी बात कर रहा हूँ, बट मैं अपने आप को ये पूरा टाइम देता हूँ। मैं कोशिश नहीं करता यार मैं उस तरह क्यों नहीं हो सकता, मैं इस तरह, मुझे पता है मेरे साथ एक इशू है, और उसके लिए मेरे छोटे से ट्रिक्स हैं जो आप लोगों के साथ टिप्स जो हैं वो शेयर करता रहता हूँ। थोड़ा माइंडफुल होता हूँ, थोड़ा मेडिटेट किया, स्टोमिक का जितने अरसा है वो ट्रिगर्ड हूँ, ख्याल रखा, वो पीरियड जैसे ही वो निकलता है ख़त्म। अभी भी मुझे समटाइम्स अगर मैं ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस आउट हो गया हूँ, मेरी कहते हैं नींद कंप्रोमाइज़ हो जाती है, बट अगेन थोड़ा माइंडफुल हुआ, ख्याल रखा चीज़ों का, इधर उधर मतलब जो भी चीज़ें, मेडिटेशन की कभी बैठ के, जो चीज़ें बहुत पसंद हैं उनको करना शुरू कर दिया, सडनली दोबारा ट्रैक पे आ जाता हूँ। अगेन
नॉर्मल इंसान को जो हमारे मेरे घर में इर्द गिर्द हैं उनको अगर 1 दिन 2 दिन लगता है किसी ट्रॉमा से निकलने के लिए, मुझे हफ्ता लग सकता है। और मैं अपने आप को ये टाइम देता हूँ, और आपको भी अपने आप को ये टाइम देना है। किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं, हमें एक्सेप्ट करना है एंग्जाइटी को। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप उसके साथ खुद ब खुद एडजस्ट होते चले जाओगे। अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, जिस वक्त आप एंग्जाइटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप खुद ब खुद कॉन्शियसली उसके साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। मुझे पता है मैंने किस तरह अपने आप को साइड पे करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्पोर्ट्स में इंडल्ज होना है किसी जगह पे। मैं कई दफ़ा बिजी होऊंगा काम में, इस तरह उस तरह मैं लगा रहूँगा, पर सडनली अगर मैं किसी जगह पे स्ट्रेस आउट हो गया हूँ, कुछ मेरे साथ हुआ है ना, मैं सडनली अपनी सारी रूटीन चेंज कर, अभी भी स्टिल मैं अगर डेली परोठे खाता हूँ, परोठे छोड़ दूँगा। मुझे पता है मैं इस टाइम मैं नहीं ये काम करूँगा, मेरे स्टोमिक के ऊपर हल्का सा हैवी आएगा, मुझे ज़्यादा कोपिंग मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। इसी तरह मुझे पता है मैंने अगर एक्सरसाइज नहीं करता, अगर मेरे साथ कोई इस तरह का इशू हुआ, मुझे ज़्यादा टाइम वॉक करने में गुजारना है, मुझे माइंडफुल रहना है, मेडिटेट करना है। कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे उधर जाना है, काम थोड़े अरसे के दिनों के लिए छोड़ दूँगा, मैं कम कर दूँगा, मैं गेम्स खेलना शुरू कर दूँगा। जैसे ही 1-2 दिन गुजरेंगे, मैं देखूँगा मेरा दोबारा नॉर्मल लेवल आया, दोबारा से कभी ना काम शाम ज़िंदगी दोबारा वही शुरू। तो एडजस्ट कर लेते हो, आप ठीक रहते हो। मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी, कई साल गुजर गए, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मेडिसिन नहीं की ना किसी चीज़ की। पर हाँ, मुझे पता है कि मुझे अपनी इस एंजाइटी के साथ, अपनी इस बिहेवियर, इस चीज़ के साथ में, और मुझे कोई शाय नहीं हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाती है या कुछ हो जाता है, मैं दोबारा साइकोलॉजिस्ट के या साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँगा। मैं दोबारा अगर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा वो खा लूँगा। मुझे इसको अपने अंदर एक हवा नहीं क्रिएट करना कि यार दोबारा ना हो जाइए ना। अब कई लोग इस तरह, अरसलान भी उन फलां बंदे ने दवाई भी खाई थी, उसको हो गई तो फिर हो गई, दोबारा दवाई खाई दोबारा ठीक हो जाए, बीमार भी तो हो ही जाता है बंदा। तो इसको अपने अंदर कोई हवा नहीं क्रिएट करना, इसका 100% इलाज होता है। ट्रस्ट में, आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे वो कहेगा यार इसका तो प्रॉपर इलाज पता ही है, बोले एक साठ नहीं दूसरा साठ ले लोगे ठीक हो जाता है। हमारे दिमागों में हमने इस चीज़ को बहुत जो है ना वो भला बना लिया, इसको इतना जितना भला बनाते जाओगे बनती जाएगी। अक्सर एग्जांपल देता हूँ, भलाई नहीं होती वो, और हॉलीवुड के अंदर उसके अंदर दिखाते हैं आप जितना उनसे डरते जाते हो उतनी ताकतवर होती जाती है। बिल्कुल इसी तरह ही है इसका सीन। अच्छा, ये मेडिटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। प्लीज़ गिव मी मोर टिप्स अबाउट मेडिटेशन। डू वी स्टॉप ब्रीथिंग फॉर सम सेकंड, डज इट हेल्प टू रीप मोर बेनिफिट्स। अच्छा, सांस का जो है ना वो ये नहीं कि एक दफ़ा रोक लिया, जिस टाइम आप ब्रीथिंग कर रहे होते हैं ना, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप ये भी इसको भी बड़ा साइड पे कर लो, सांस को रोक लिया या क्या कर लिया। इन जब आप मेडिटेशन ये कहते हैं पैनिक अटैक के लिए कभी करो ना, एंग्जाइटी के लिए, उसके अंदर करो 5 सेकंड के लिए सांस रोका, होल्ड किया, और फिर 5 सेकंड में 5 सेकंड में उसको एक्सहेल कर दिया, बहुत अच्छा है। बट अगर आप वैसे मेडिटेट कर रहे हो, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप जो सुकून से अपना जो सांस है, मैं लेटा हुआ हूँ, कई दफ़ा मुझे अगर नहीं याद रहता प्रॉपर अगर पोजीशन के साथ मेडिटेट करना, कई हफ्ते मुझे नहीं याद रहता, मैं अगर मैं सुकून से लेटा होता हूँ, सांस के ऊपर फोकस ले जाता हूँ, सांस ले रहा हूँ, बस 2 मिनट 4 मिनट जितनी देर होगा करो। इसमें ज़रूरी नहीं कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं कम है। मेडिटेशन का पर्पज़ सिर्फ आपका माइंडफुल होना है, आपका फोकस है सांस के ऊपर, आप उस वक्त कुछ और नहीं सोच रहे, दैट्स ऑल। आपको इस मोमेंट के अंदर ले आइए, आप एक चीज़ जो अपने सांस के ऊपर फोकस, बस। मेडिटेशन बेसिकली कुछ नहीं करने का नाम है। अपने को फोर्स नहीं मुझे इस तरह करनी है, इस तरह करनी है। अब एक दफ़ा वो ना नशा अंदर उतरता जाता है ना, फिर बंदा करता है मुख्तलिफ तरीके, सांस के साथ करनी है या वैसे करनी है, ठीक है।
बेसिक आप कोई जिस तरह मैंने किए हुए हैं सेशंस मेडिटेशन की वो लगा लिए, मुख्तलिफ तरीके हैं। पर ब्रीथिंग के साथ मेडिटेट करना जो है ना सबसे आसान और अफेक्टिव है, स्पेशली डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए। अच्छा, अच्छा एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक लिसनर है मेरी छोटी सिस्टर की तरह है, तो इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, ये थोड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें करती हैं और बड़ा अच्छा चैनल है। वहाँ पर जो मोटिवेशनल जो है ना पोस्ट वो कहते हैं वीडियोस हैं और सेइंग्स हैं जो बड़े मशहूर लोग हैं उनकी, तो बड़ी प्यारी उन्होंने वो बनाई हुई हैं वीडियोस, तो प्लीज़ उनको जाके मेरी तरफ से ये शाउट आउट समझ लें। उनके चैनल का नाम है अस्मारास डायरी, ठीक है, तो ज़रूर जाके इनको चेक कीजिएगा। अच्छा खैर, अच्छा एक और है कि कहते हैं मेरे से एक बड़ी दफ़ा लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं और मुझे बड़ी दफ़ा कंफ्यूज भी करते हैं। अब वो क्वेश्चन ये होते हैं कि इस्लाम की एंग्जाइटी की वजह से ना हमें ना मतलब खुदकुशी के ख्याल आते हैं। एंग्जाइटी आपको खौफ में मुब्तला करती है, आपको कुछ हो ना जाए, ठीक है। डिप्रेशन जो होता है ना वो आपको मुब्तला करती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। और एंग्जाइटी के एक पीरियड के बाद ये ऐसा टाइम आता ज़रूर है, बट अगर आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से वो है ना, स्टिल मेरी असेसमेंट हो सकता है किसी और साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के इससे अलग हो कि स्टिल हाँ उकता ज़रूर जाते हैं। मैं खुद बड़ी दफ़ा उकताया हूँ, ज़ाहिर है एक बड़ा लंबा अरसा था, 12 साल तक, तो दिल में मैंने अपने लिटरली मुझे अभी तक वर्ड्स याद है। मैंने प्रेमियों का था अगर ये ठीक ना हुई तो मैंने छत से जाके छलांग मार देनी, मैं नहीं से बर्दाश्त कर सकता, मुझे कुछ ज़िंदगी थोड़ी नहीं, पर वो भी मैं कर नहीं पाता, तो एंग्जाइटी भी मर जाऊँगा तो पर ये कहते हैं ये जो थॉट्स है ना ये बड़ी डिप्रेसिव थॉट्स हैं कि यार मुझे ख़त्म करना है अपने आप को। हमेशा आपको अगर इस तरह की कभी भी आपको थॉट्स आई हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, यू आर नथिंग, ठीक है। एक नथिंगनेस से आप पैदा हुए। आपको भी याद है, कुछ पता है क्या कहते हैं ज़मीन पे आने से पहले या पैदा होने से पहले या होश में आने से पहले क्या थे आप? कुछ भी नहीं पता और दोबारा भी कुछ भी नहीं पता होगा। यूनिवर्स का शायद सेकंड का भी कोई करोड़वां हिस्सा है जिसके अंदर आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इस यूनिवर्स का जो टाइम है ना उसके अंदर आपकी ज़िंदगी का जो वक्त है इधर वो समुद्र में ऐसे कोई बुलबुला नहीं टप टप बस इतना सा भी नहीं होता। सेकंड का भी कोई करोड़वां हिस्सा है जिसके अंदर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जिस तरह मच्छर है उसका स्ट्रक्चर छोटा सा है ना, तो वो उसकी ज़िंदगी छोटी सी 1-2 दिन की और उसके अंदर वो पूरी ज़िंदगी जीता है। उसने इधर से कहाँ पर जाना है, इस तरह करना है, इस तरह वो पूरी ज़िंदगी जी के चला जाता है। इसी तरह जितना स्ट्रक्चर मतलब फिज़िक्स के हवाले से बात करूँ, जितना स्ट्रक्चर छोटा होता जाता है ना उनका टाइम फ्रेम भी उतना ही होता है। इसी तरह हम इस पूरी कायनात के आगे जितना हमारा स्ट्रक्चर है, हम मेरी ज़िंदगी जो है इस कायनात के स्ट्रक्चर के आगे वो इसी तरह है कि उसका जो 1 सेकंड का खरबवां कोई हिस्सा होगा ना तो उसमें वो ख़त्म हो जाएगी। मैं उसके अंदर एकदम आया हूँ और चला गया। मुझे उस लम्हे के अंदर ये जो भी चल रहा है वो जो इस पूरी कायनात का 1 सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा है, मुझे ये गिफ्ट मिला है कि मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इसमें क्या अर्थ है? मेरे से बड़ी दफ़ा एक ही क्वेश्चन, अभी भी आज भी एक क्वेश्चन हुआ, ज़िंदगी का मकसद क्या है? यार आप कहीं पर जाते हो, कोई सैर करने जाते हो, कोई म्यूज़ियम देखने जाते हो, कोई माउंटेन्स पे जाते हो, उसका क्या मकसद होता है? यही मकसद होता है ना, चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना, नई नई चीज़ें। ज़िंदगी का भी यही मकसद, ये विजिट छोटा सा जितना समेट सकते हो यार। मुझे तो कम लगता है, मुझे लगता है मैंने पता नहीं कब मर जाना है, ठीक है। और
मुझे अगर 100 साल की भी ज़िंदगी मिले, 200 साल की भी लगे, तब भी इतनी खूबसूरत सी दुनिया है, इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी है, मैं नहीं एक्सप्लोर कर सकूँगा, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। जब हम रूहानियत के अंदर आते हैं, अपने अंदर छलांग मारते हैं, बहुत कम लगता है ऐसा। तो इस विज़िट को इसी तरह समझो कि विज़िट जितनी देर भी पूरी तरह जियो, यही मकसद है। इसको प्लेफुल तरीके से इसको सेलिब्रेट करना शुरू करो, और जिसने ये आपको वक्त दी है उसके थैंकफुल रहो हर चीज़ में। मुझे बड़ी अच्छी आदत लगती है, जब भी हम बीइंग मुस्लिम, हम जब कोई बड़ी खूबसूरत सी चीज़ देखते हैं, अच्छे पहाड़ देखते हैं, कोई मंज़र देखते हैं, सुभान अल्लाह। जैसे मैं अपनी अम्मी को देखता हूँ, वो कोई अच्छी, हमारे इधर ना पार्क के साथ, तो पार्क में कोई हर रोज़ सुबह के टाइम ना अजीबोगरीब चरिंद परिंद आए होते हैं, कभी कोई, तो मतलब अम्मी के वर्ड्स होंगे, सुभान अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत परिंदा है, सुभान अल्लाह। हर चीज़ को देख के सुभान अल्लाह। मैं तो साइंस को देख के सुभान अल्लाह कहता हूँ कि इंसान क्या कुछ कर रहा है। आज से 100 साल पहले किसी चीज़ की आज इतनी तरक्की हो रही है, अजीबोगरीब ये मोबाइल है, ये कम्युनिकेशन जी, हवा में सारा कुछ कहाँ किस तरह हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं ये सारी चीज़ें पता। सुभान अल्लाह, ये सब कुछ इसका मतलब यहाँ पे था तो हो रहा है ना, इंसान ने खुद तो नहीं तख्लीक कर लिया। ये जो वेव्स क्रिएट होती हैं, जिस तरह भी रेडिएशन, ये सारा कुछ जो होता है पहले से था। और आप जितना एक्सप्लोर करते जाते हो, आप कायनात पे करो, आप दुनिया पे करो, आपको नई नई चीज़ें मिलती जाती हैं। आप अपने अंदर करना शुरू कर दो, अपने अंदर बड़ी अजीब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। अब जिस तरह हम अगर कहते हैं आप स्पिरिचुअली वेकन होते हो, तो हम यही बोलते हैं कि सदियों से, ये तो अब पता चला कि यार सदियों से सोए थे, ब्रेन वॉश थे, अब जाके होश है। अच्छा, ये ज़िंदगी तो बड़ी आसान थी, बड़ी खूबसूरत थी। तो चीज़ों को थोड़ा सा सोचने का एंगल चेंज करना है। क्या मकसद है, ये खूबसूरत होती जाएगी ज़िंदगी। तो इसको जो डिप्रेसिव थॉट्स, आई नो कि एंग्जाइटी के अंदर, जब आप डिप्रेशन के अंदर स्पेशली, वो एक लूप होता है, एक डार्कनेस हर जगह फील होती है, पर कीप ऑन हिटिंग। नहीं यार, चीज़ें डिफरेंट, जिस तरह मैं हुआ को मंत्र बोल रहा हूँ, सो व्हाट, एंग्जाइटी के अंदर फिर क्या, इसी तरह डिप्रेशन के अंदर भी कीप ऑन हिटिंग। ठीक है यार, चले ही जाना है, आज नहीं कल चले ही जाना है। मैंने कौन सा इधर लाखों साल बैठे रहना है, इतनी देर हूँ, देख तो लूँ चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपकी हिटिंग है ना, वो जो बला खड़ी है ना डिप्रेशन की, उसको हिट करती है। तो इसी से ही आप, अल्लाह खैर करे, आहिस्ता आहिस्ता बंदा निकल भी आता है। बाकी जिसको बहुत ज़्यादा इसका हो, अगेन मैं हमेशा यही कहूँगा कि जब भी आपको खुद को ख़त्म करने के लिए कोई ख्याल आए, लाजमी डॉक्टर के पास लाजमी जाए। ये बड़ी सवेयर डिप्रेशन है, तो इसके अंदर मेडिसिन आप उनसे लिखवा लोगे तो उसे बड़ी जल्दी असर हो जाता है। अच्छा, एक और इस तरह क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। सर प्लीज़ मेक वीडियो डिटेल्स वीडियोस ऑन हु एम आई। उनका डिटेल वीडियोस जो है ना, मैं कि हम हैं कौन। ठीक है, अच्छा, अब ये बात जो है ना कि अब मैं जिस तरह बोलता हूँ कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, ठीक है। अभी जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हम इस एग्जिस्टेंस का हमारे लिए मकसद क्या है, ऑब्ज़र्व करना। तो हु एम आई, जब हम मेडिटेट करते हैं, हम एक चीज़ जान लेते हैं। आपको सिंपल सी बात है, आपको एंग्जाइटी, अब बात पे सिर्फ गौर करना, आपको एंग्जाइटी या आपको डिप्रेशन, आप ओवर थिंक कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ, चीज़ें सोच रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं है, मुझे वो तो नहीं है। सडनली मैं मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता हूँ। मेडिटेटिव स्टेट के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी इन्हीं थॉट्स को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ये सोच रहा हूँ मैं, ये सोच रहा हूँ मैं। ये ऑब्ज़र्वर कौन है जो ये सारी मेरी जो थॉट्स हैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है,
और ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह अगर मैं सडनली अपने दिल की धड़कन को ऑब्जर्व, मैं वो लगा के ना, क्या डॉक्टरों ने लगाते हैं तो इस तरह लगा के धक 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 नहीं सुनते, बैठ के मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि धक धक धक। मेरा दिल धक धक करता है और जो मेरा दिमाग है वो थॉट्स जनरेट कर रहा है। तो धक धक को सुन लें या थॉट्स को सुन लें या देख लें, उनको ऑब्जर्व कर लें, एक ही बात है। दोनों ऑर्गन्स हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा इस टाइम दिमाग ये चीज़ें सोच रहा है मेरा, ये मैं बॉडी मूवमेंट ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब कुछ कौन कर रहा है? वॉचर। और ये जिस टाइम हम मेडिटेट करते हैं तब हमारे ऊपर ये पहली दफ़ा, मेरे ऊपर पहली दफ़ा ये भेद खुला, ये कौन है जो ये देख रहा है? अरसलान को एंग्जाइटी है, ये कौन बताया? ये किसको पता चला है कि मुझे एंग्जाइटी है? मैं शदीद एंग्जाइटी के अंदर था। मैं ट्रस्ट में कि जिसके अंदर बंदा कहे ना कि मैं पागलपन किया था और सोया नहीं हूँ, बड़ा पागल हूँ, मैं उस टाइम मेडिटेट करता हूँ। मेरा वॉचर बिल्कुल ठीक है उस टाइम, वो बिल्कुल उस टाइम देख रहा है कि इस टाइम इसकी ये हालत है, ये उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो देखने वाला है ना, वो बेसिकली आप इस पर बड़ा कभी गौर कीजिएगा। आप बड़े बीमार भी होंगे ना सडनली, अरसलान बड़ा बीमार है, वो वॉचर बीमार भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो एक दफा जाग जाता है ना, वो फिर जागा रहता है। हमारे साथ सदियों की एक कंडीशनिंग है कि ये मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फलां करता हूँ, टिनकना करता हूँ। उससे निकल नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। मेरी ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ 2 मिनट का असर होगा, 5 मिनट का असर होगा, हम दोबारा बाहर जाएंगे, हमें बाकी कोई बोल देगा कि यार तू तो बड़ा फजूल सा आदमी है, फला, ख़त्म। मैं फजूल आदमी? यार फलां बंदे ने तेरे बारे में इस तरह बात की, मेरे बारे में ऐसी बात की, ख़त्म। ये जो हमने होल एक मैं क्रिएट किया हुआ है वो दोबारा टच हो जाएगा। बुद्ध हमेशा वो है, हड्डी गोश्ती है ना, है तो हड्डी गोश्ती है, पर हमें लगता है कि यही हम। इससे निकल नहीं पाते। जो मैं क्रिएट किया हूँ, दिमाग को मज़ा आता है इस चीज़ का, मैं क्रिएट करने का, पर फैक्चुअली जो है ना, आप जब अपने वो निकलोगे तलाश में कि यार मैं हूँ, आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं है। अब हमें तो इस तरह ही है ना, जिस टाइम वो बच्चा पैदा हुआ, ये डेट ऑफ बर्थ है उस टाइम, आप उस टाइम तो नहीं पैदा हुए, पता नहीं कब के पैदा हुए 9 महीने पेट में भी रहे हुए, तो उधर से शुरू कर लो। अब और पीछे जाते जाओ, और डिटेल में जाना नहीं चाहता, पर बात है ना, वो तो हमने चीज़ें क्रिएट करनी है। अब ये जो पेट से बस निकल आया तो ये तो पही नहीं, उससे ही पहले पता नहीं अपने बाविजदाद कौन से DNA से पता नहीं कहाँ किधर बैठे हुए थे, आते गए ये सामने निकल आए। माने कहते हैं पर अब नहीं, क्रिएट कर लिए। वो भाई मेरी इस तरह की जिसामत है, ठीक है, मैं ज़रा माड़ा सा बंदा हूँ, किसी का DNA है, कुछ स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चरली ज़रा वो आके अब खड़ा हो जाएगा, तेरी ऐसी की तैसी। भाई तेरा क्या कमाल है अगर तू इस तरह का जिन भूत बन गया, बट नहीं, उसका पूरा उसके लुक जो है वो पूरा उसका स्ट्रक्चर बदल के रख देगा, उसकी ज़हनी साख्त बदल के रख देगा। वो अपने आप को उसी तरह देखेगा जिस तरह का वो है। अगर कोई खूबसूरत इंसान, उसकी ज़हनी साख्त इस तरह की होगी कि मैं इस तरह हूँ। अगर कोई दिखने में अगर कम है, उसकी ज़हनी साख्त उस तरह की होगी यार मैं उसको
ओवरकम करने की कोशिशें करते, पूरी ज़िंदगी किसी न किसी कोई मेकअप कर लिए, कोई फेशियल्स करवा लिए, वो हर टाइम वो कॉम्प्लेक्सेस में ज़िंदगी। मैं दोनों जगह क्रिएट है। एक फिर एक साधु होगा, वो कहेगा फ़र्क क्या पड़ता है, गाड़ी ही है ना, मतलब ये गाड़ी है जिसम, इसमें बैठ गया किसी और में बैठ गया। तो जैसे ही आपको हल्की सी अवेकनिंग आना शुरू होगी, ये तो मैं नहीं हूँ, फिर हूँ कौन? ऑब्जर्वर जो देख रहा है। पर हमारा वो कभी जागते ही नहीं, तो हम उसको समझ ही नहीं पाते। खैर एक और क्वेश्चन इस तरह, भैया मुझे यार लिवर के रिलेटेड जो है ना वह मैं, अच्छा यार जब ये जिगर वगैरह का या लिवर वगैरह का इस तरह कोई हो, अगेन कोई मसला जब भी आपको क्रिएट हो बॉडी से रिलेटेड, सीधा जाके जो है ना किसी डॉक्टर को दिखा के एक दफ़ा टेस्ट लाजमी करवा लो, ठीक है। मिसकंसेप्शन दूर हो जाया करे अपने लिए कि यार कोई मसला तो नहीं, तो मुझे पता चल जाए कि यार अच्छा यार कोई मसला नहीं था, एंग्जाइटी तंग कर रही है, सुकून से गए जाके एंटी डिप्रेसेंट्स ले लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को विजिट करके, वो नहीं ली तो फिर या आपको ये पता चल जाए कि यार मेरे साथ ऐसा है, कन्फर्म कर लिया तो मेरे साथ यही एंग्शियसनेस का मसला है, फिर देखा कि कौन सी टिप्स हैं, अगर टिप्स काम कर रही हैं ठीक है, ज़्यादा है तो मेडिसिन ले ली, तो फिर इस तरफ आ गए। तो जब भी कोई बॉडी से रिलेटेड मसला हो तो पहली चीज़ आपने यही करनी है कि अपना शक दूर कर लिया। बट हाँ, उन लोगों के लिए मैं अगेन बोल दूँ जो मेरे से बात करते हैं और हर रोज़ इतने इतने टेस्ट करवा के लेके आते हैं, यार एक दफ़ा करवा लिया टेस्ट बस ठीक है, कंफर्म हो गया कुछ नहीं है, मूव ऑन। देखो यार मैं इतना एंशियस क्यों, बार 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 एक डॉक्टर नहीं दूसरा डॉक्टर, ये इसके अंदर आप और कॉम्प्लिकेशन में जाना शुरू करते हो। मुझे लोग बताएंगे पता नहीं कौन कौन सी अजीबोगरी, यार मैं आज जाके अपना एक CBC का टेस्ट करवा लूँ ना ब्लड का, मुझे पता है मेरी ऊपर नीचे थोड़ी सी चीज़ें हो जाएंगी, कोई नहीं, फिर डाइट ठीक करो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। अगर फिर भी है किसी फिजिशियन को जाके देखा लिया, कोई विटामिन की ज़रूरत है, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएंगी चीज़ें। हम एंशियस इतना ज़्यादा डर जाते हैं, हमें फोबियाज़ हो जाते हैं, तो हाइपोकॉन्ड्रिया इंसान जो है वो बहुत एक्स्ट्रा सोचता है इन चीज़ों को। तो आपने जब ये दफ़ा कन्फर्म हो जाए, मेरी बात पल्ले बांध लें, मैं बार बार बोलता हूँ, कन्फर्म हो जाए एक दफ़ा कि यार ऐसे इस तरह का नहीं है, आपको दोबारा माइंड जो आपका 2 दिन बाद दोबारा तंग करना शुरू हो जाएगा। आपको ये लोग हैं जो जिनको कार्डियोफोबिया है, वो जाके अपने हार्ट सारा चेक भी करवाते हैं, मैं खुद पता नहीं कितनी दफ़ा करवा लिया, 2 दिन बाद नहीं, उसको नहीं पता चला होना मुझे है कोई मसला। थोड़ा सा हौसला करें, जब एक दफ़ा डॉक्टर बोल दे रिपोर्ट्स ठीक आ जाएं, उसके बाद इस तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने मेंटल हेल्थ की तरफ फोकस करना है, उसको ठीक कर लें, बाकी मसले खुद ही ठीक हो जाएंगे। आप अच्छा इस तरह ही एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। सर मुझे नेगेटिव थॉट्स और रेस्टलेसनेस और एंजाइटी सी रहती है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं टीनेजर हूँ, क्या करूँ? छोटी एज हो तो एंजाइटी को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रस्ट मी, सबसे मुश्किल काम मेरे लिए ये होता है जब किसी बच्चे को एंजाइटी हुई होती है, उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रही होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर कोई सराउंडिंग में कोई बच्चे हैं स्पेशली जो अंडर 18 या 20 से भी नीचे हैं, तो उनके लिए एंजाइटी को समझना वाकई मुश्किल है। तो उनके पेरेंट्स को या उनके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, उनके लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है ना उनका ख्याल रखें और किसी अच्छे मतलब साइकाइट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लाजमी लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है उनको इतनी जल्दी कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ना दी जाएं, पर उनकी जो है ना हल्की हल्की थेरेपी जो है ना वो होती रहे। अगर कोई माइल्ड सी मेडिसिन भी हो तो वो दे। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं हल्की हल्की से, आप ये चीज़ें उनको ज़रूर बता सकते हैं कि अच्छा डाइट ठीक करो, एक्सरसाइज किया करो, ये किया करो, वो किया करो, माइंडफुल रहो। उनको गेम्स की तरफ लगा दिया कि माइंडफुल रहें, वो ठीक हो जाते हैं। पर अगेन उनको जिस टाइम पैनिक आता है उनको नहीं समझ आती, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप उनको जहाँ से भी उनकी मेंटल हेल्थ रिकवर हो सके, स्पेशली किसी साइकाइट्रिस्ट के पास लाजमी लेकर जाएं।
नेगेटिव थॉट्स का आना, रेस्टलेसनेस, आप जिस तरह ही है, रेस्टलेसनेस एक एंजाइटी फैटीग है और बड़ी सवेर होती जाती है अगर आप इसको कॉप नहीं करोगे। लोग पूरा पूरा जो है ना वो बिस्तर के लायक ही हो जाते हैं, उनसे नहीं उठा जाता है। तो इसके ना थोड़ा सा अगेन जो बच्चे हैं उनके लिए ख्याल करें। तो बाकी आज की वीडियो हम इधर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस हों, मैं हर 2 से 3 वीडियोस जो रेगुलर बनाता हूँ उसके बाद एक Q&A रखता हूँ। इंस्टाग्राम मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दूँगा, उधर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उन सबको आंसर करूँ। आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।